हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब इसको देखो, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। हालांकि डोमेस्टिक लाइफ में आने के लिए 7 फेरे लगते हैं, पर इसमें चैप्टर्स कितने हैं? 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 ऑब्वियसली प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 है डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन वगैरह जो पूरा है वो बताता है। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 देखो पावर्स एंड ड्यूटीज़ बताता है प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर्स की। 4 बताता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम 5th में, जिसमें मिसलेनियस है। टोटल सेक्शंस इसमें कितने हैं? 5 चैप्टर हैं, सेक्शंस हैं इसमें 37। ये याद रख लेना, ये 7 फेरे हैं 37, ठीक है? ऐसे याद हो जाएगा सेक्शंस कितने हैं, 37 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके ट्रिक से, चैप्टर्स को कैसे याद रखना है। अब देखो, प्रीलिमिनरी तो है ही, होता ही है प्रीलिमिनरी। फिर इसके बाद आके डोमेस्टिक वायलेंस, डीवी को बीच में रख लो, ठीक है? डीवी हो गया डोमेस्टिक वायलेंस, चैप्टर नंबर 2 डेफिनेशंस बताता है। इसके बाद इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? पहले तो होते हैं पीपल इन्वॉल्व, बचाने के लिए पीपल इन्वॉल्व होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आगे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स सर्विस प्रोवाइडर्स। 2 तरह के पीपल इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, दूसरे होते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। फिर इसके बाद आगे चैप्टर नंबर 4 पे प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। क्या है? रिलीफ, ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। तो क्या हो गया? ये पीपल है, ये पीपल क्या देंगे आपको? रिलीफ देंगे। तो हो गया ये चैप्टर नंबर 4। और लास्टली आ गया चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस, ठीक है? यहाँ पे लिख दो मिसलेनियस। बहुत छोटी सी ट्रिक्स है इसके चैप्टर्स की। तो क्या आ गया? प्रिलिमिनरी आ गया, प्रिलिमिनरी आ गया। फिर इसके बाद डीवी एक्ट आ गया चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में पीपल इन्वॉल्व, पीपल क्या देंगे? रिलीफ इन्वॉल्व। फिर इसके बाद आ गया मिसलेनियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रीलिमिनरी से। प्रीलिमिनरी के पहले इसका वो देख लो, ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और ये एक्ट है 43 ऑफ 2005। ये समझ में आ गया? डेट क्या है इसकी? 13 सितंबर 2005। अब इसको स्टार्ट करते हैं। एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन, किस चीज़ के लिए? ताकि प्रोटेक्शन मिल सके वुमेन्स को, गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स को जो है प्रोटेक्शन ऑलरेडी गारंटीड है, तो उसके लिए और इफेक्टिव, उसको और इफेक्टिव करने के लिए, और किन वुमेन्स के लिए? हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस ऑफ एनी काइंड ऑकरिंग विद इन द फैमिली एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंशियल देयर टू। देखो फैमिली के अंदर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और वुमेन्स को ऑलरेडी क्या है, सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड है, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 56th ईयर। कौन से पार्लियामेंट के ईयर में हुआ था ये? 56th ईयर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिमिनरी से। अब इस एक्ट को क्या बोला गया है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, जैसा भी है, ठीक है? तो सेक्शन 1 हो गया। फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2, जो कि बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। अब डेफिनेशंस में कुछ डेफिनेशंस है, वो देख लो। एग्रीड पर्सन क्या होगा? वुमेन होगी। अब इसमें क्या मैन हो सकता है एग्रीड पर्सन? नहीं, मैन नहीं हो सकता, इसमें वुमेन लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। देन इसके बाद क्या है? कौन वुमेन होगी? जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, ठीक है? एक फैमिली वाले रिलेशनशिप में है रिस्पोंडेंट के साथ, और वो एलिज करती है कि शी इज सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। हम डोमेस्टिक वायलेंस आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 3 में, नेक्स्ट इसके बाद है चाइल्ड कॉम्पनसेशन ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट देख लो, ई में है। इट मीन्स अ रिपोर्ट मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन एग्रीड पर्सन। देन इसके बाद डोमेस्टिक रिलेशनशिप, एफ फॉर फैमिली, फैमिली इज फॉर डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये याद कर लेना। ए फॉर एग्रीड पर्सन याद कर लेना। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप देखो कौन होती है? मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 persons हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर, साथ में रह रहे हैं। तो क्या इसमें लिव इन रिलेशनशिप कवर होगा कि नहीं? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड व्हेन दे आर रिलेटेड बाय कॉन्सैंग्यूनिटी, मैरिज, और थ्रू अ रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। अगर नेचर ऑफ मैरिज दिया गया है तो क्या लिव इन रिलेशनशिप कवर होगा? हाँ, कवर होगा। डोमेस्टिक रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में आप हो तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी कवर होगा। नेक्स्ट क्या है? एडॉप्शन, फैमिली, कोई भी ऐसी चीज़ से जिसकी वजह से आप बंध जाते हो और एक फैमिली वाली लाइफ जीने लगते हो, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट इसके बाद है डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 3 पे ऑलरेडी है।
डाउरी देख लेना, मजिस्ट्रेट, मेडिकल, फैमिली, मॉनेटरी रिलीफ, नोटिफिकेशन, प्रिस्क्राइब, ये सारी चीज़ें देख लेना। प्रोटेक्शन ऑफिसर हम आगे पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो वो ऑर्डर देंगे वो सारे हैं। सर्विस प्रोवाइडर भी हम आगे पढ़ेंगे। शेयर्ड हाउस होल्ड देख लो, एस फॉर शेयर्ड हाउस होल्ड, इट मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीड लिव्स। मान लो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और मैं जिस घर पे रह रही हूँ वहाँ पे वो हमारा शेयर्ड हाउस होल्ड था, पिटिशनर, रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। और उसमें क्या है, और एट एनी स्टेज हैज़ लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप इधर सिंगली और अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्डेंट, या तो अकेले रह रही हो या तो रिस्पॉन्डेंट के साथ रह रही हो, पर शादी के बाद या फिर किसी रिलेशनशिप के अकर होने की वजह से। एंड इंक्लूड सच अ हाउस होल्ड वेदर ओन्ड और टेनेंटेड either jointly by the agreed person and the respondent or owned, हाँ, और owned or tenanted by either of them in respect of which either the agreed person or the respondent or both jointly or singly have any right। देखो, एक घर, उसमें उनकी राइट होनी चाहिए, रहना होना चाहिए, ठीक है, कुछ वास करना चाहिए, वो वाली चीज़ें आ जाती हैं। राइट हो गया, टाइटल, इंटरेस्ट, इक्विटी, एंड इंक्लूड सच अ हाउस होल्ड विच में बिलोंग टू द जॉइंट फैमिली ऑफ विच द रिस्पॉन्डेंट इज अ मेंबर। किस पे बिलोंग करती है, रिस्पॉन्डेंट इज अ मेंबर, या तो उनकी फैमिली का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द रिस्पॉन्डेंट और द एग्रीड पर्सन हैज़ एनी राइट टाइटल। देखो, रिस्पॉन्डेंट का उस घर पे अधिकार है या नहीं है ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि एग्रीड पर्सन वहाँ पे रहा होना चाहिए, ठीक है, सबसेक्शन ए वहाँ पे होना चाहिए। फिर इसके बाद आ गया शेल्टर होम, टी में आ गया शेल्टर होम, ठीक है, वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा शेल्टर होम्स प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें है डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के बारे में। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हार्म, ठीक है, ACT ऑफ हार्म, तो H इसका याद रख लेना, एक्ट ऑफ हार्म, ये चारों याद रखना, मैं आगे आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले क्या है, हार्म्स और इंजर्स और इंडेंजर्स। सबसे पहले देखो ए वाले में आ जाते हैं, हार्म, इंजर, इंडेंजर्स, हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं of the aggrieved person or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse। यानी कि डिफरेंट तरह के अब्यूजेस कॉज होते हैं क्योंकि वो क्या करता है, हार्म, इंजर, इंडेंजर द हेल्थ, सेफ्टी, लिम, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्म होती हैं, इसकी वजह से अब्यूज़ कॉज्ड होता है, अब्यूज़। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कोअर्स, ठीक है। अब कोअर्स कैसे करता है, ऊपर क्या है, अब्यूज़ करते हैं, नीचे क्या है, कोअर्स करते हैं। अब अब्यूज़ करते हैं तो कैसे, हार्म और ये सब करके अब्यूज़ करते हैं। कोअर्जन करते हैं तो कैसे करते हैं, हैरेस करके, हार्म करके, इंजर करके, इंडेंजर करके, ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है। विद अ व्यू टू कोअर्स हर और एनी अदर पर्सन, अब या तो उनको कोअर्स कर देंगे या तो उनकी फैमिली के किसी इंसान को कोअर्स कर देंगे। टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी डाउरी, ठीक है, कोई उनकी डिमांड है कि हमें पैसा चाहिए तो उसकी वजह से या तो उनको कोअर्स कर दो या तो उनकी फैमिली वालों को कोअर्स कर दो, या फिर सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्या हो गया हमारा, ए हो गया, सी हो गया, अब्यूज, कोअर्जन। अब आते हैं टी फॉर थ्रेट, ठीक है, हैज़ द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द एग्रीड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन्ड इन क्लॉज A and B। कंडक्ट क्या है, हार्म और ये सारी क्या है, कंडक्ट है, इसी कंडक्ट की वजह से क्या हो रहा है, थ्रेटनिंग हो रही है, तो टी हो गया। देन इसके बाद आ जाते हैं लास्टली हार्म पे, अदरवाइज इंजर्स और कॉजेज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द एग्रीड पर्सन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें तो हो रही हैं, या फिर क्या है, ये तीनों चीज़ें के अदरवाइज भी क्या है, हार्म करता है, क्या करता है, हार्म करता है। अब इसके बाद क्या है, एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फिजिकल अब्यूज़ का क्या मतलब होगा, सेक्शुअल अब्यूज़ का क्या मतलब होगा, ये सारे जो अब्यूज़ हैं उनका क्या मतलब होगा, ये सारे क्या है, अब्यूज़ हैं, तो इनका मतलब देखते हैं हम। सबसे पहले फिजिकल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ इट्स सच अ नेचर एज टू कॉज बॉडली पेन, देखो बॉडी में कुछ होगा, सेक्शुअल नेचर का अगर सेक्शुअल अब्यूज़ होगा तो वो सेक्शुअल नेचर का होगा, वर्बल या इमोशनल अब्यूज़ होगा वो इंसल्ट करेगा, ठीक है, इंसल्ट, ह्यूमिलिएट और नेम कॉलिंग, ये सारी चीज़ें, टॉर्चर, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, थ्रेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है इकोनॉमिक अब्यूज़, क्या कर देगा, डिप्राइव कर देगा जो भी सामने वाली पार्टी यानी कि जो एग्रीड पर्सन एंटाइटल्ड है, ठीक है, या फिर जो भी उसकी नेसेसिटी है, उसका स्त्रीधन हो गया, रेंटल हो गया कि उसको रेंटल मिलना चाहिए, और मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें के लिए वो एंटाइटल्ड है और नहीं मिल रही है तो इकोनॉमिक अब्यूज़ होता है। नेक्स्ट इसके बाद है डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स। अब हाउस होल्ड इफेक्ट्स, उसका डिस्पोजल, एनी एलिनेशन ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट्स है उसका एलिनेशन हो रहा है वेदर मूवेबल और इमूवेबल,
उसको आप डिस्पोज कर दे रहे हो तो वो भी हो गया इकोनॉमिक अब्यूज। और इसके बाद क्या हो गया, कंटिन्यूड, देखो प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन, रोक देना कोई भी ऐसी चीज का जिसका कंटिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेज और फैसिलिटीज विच द एग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड, यानी कि पैसे आ रहे हो, पैसे आने का रोक देना। किचन में जा रही हूँ, किचन में क्या कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, कंटिन्यू एक्सेस रोक दिया। अब मेरे पास इकोनॉमिक बर्डन नहीं हो जाएगा कि मुझे बाहर से खाना लेना पड़ेगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन 2 देख लो, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट AOC, ठीक है, एक्ट, ओमिशन, कंडक्ट, कमीशन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये डोमेस्टिक वायलेंस है कि नहीं। तो इसके लिए क्या देखना होगा, पूरे ओवरऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखने होंगे केस के कंसिडरेशन के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 किससे इन्वॉल्व है, पीपल से। ये वाला देखो पीपल, ठीक है, पीपल इन्वॉल्व है चैप्टर नंबर 3 में। अब चैप्टर नंबर 3 में कितने सेक्शन है, 4 से लेकर के 11, ठीक है, 4 से लेकर के 11 सेक्शन हैं, ठीक है। कितने सेक्शंस हो गए हमारे, 6 सेक्शंस, सॉरी 8 सेक्शंस हो गए हमारे टोटल, ठीक है, 8 सेक्शंस हो गए हमारे इसमें। अब 8 सेक्शंस को हम करते हैं। अब देखो सबसे पहले एक बार इस सेक्शंस को देख लो, इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, और दूसरा हमने सर्विस प्रोवाइडर भी यहाँ पे बना दिया। पर इधर हम प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में बात करें कि क्या है, इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले, किसके पास आएगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आएगी। और सेकंड वाले जो सेक्शन है, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 6, उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट के बारे में बताया है। ये देखो पहले में इन्फॉर्मेशन आएगी किसके, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास। अब इन्फॉर्मेशन आ गई, पर अब प्रोटेक्शन ऑफिसर की स्थिति भी तो पता चल जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट, ये तीनों हमने साथ में बना दिए इधर। फिर इसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 8 और 9। सेक्शन नंबर 8 और 9 बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट और ड्यूटी से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 10 जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, इन सब से रिलेटेड एक ही सेक्शन में बात कर लेता है। और मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट का वर्क क्या है, गवर्नमेंट ड्यूटीज में, इधर सेक्शन नंबर 11 में बात हो जाती है। ये देखो ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 11 में बात हो जाती है। मजिस्ट्रेट क्या प्रोवाइड करेगा, अब देखो सेक्शन नंबर 11 तक बात हो गई। 5 के बाद आता है 6 और 7। 6 और 7 में बात होती है, 6 में बात होती है शेल्टर होम्स, कि ये जो लोग हैं, ये सब लोग क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, शेल्टर होम और मेडिकल फैसिलिटीज़। ये 2 बेसिक नीड्स हैं जो ये सारे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हो गया हमारा सेक्शन नंबर 4, 5, फिर इसके बाद आ गया 6, 7, और इसके बाद 8, 9 में इनकी ड्यूटीज़, 10 में इनकी और 11 में इनकी। सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट और ड्यूटीज़ हैं वो 2 सेक्शंस में कवर की गई हैं, बाकी दोनों का एक एक में है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर किसी भी इंसान को क्या लगता है, रीज़न टू बिलीव है कि उसके साथ क्या है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन किसको दे देगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को। और उस इंसान की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी अगर वो गुड फेथ में ऐसे देता है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, इधर इन्फॉर्मेशन मिल गई ऑफ कंप्लेन। अब इसके बाद क्या है, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, तो इनकी ड्यूटीज़ क्या है। इनकी जनरल ड्यूटी है अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस फैलाना क्या क्या करना वो सब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, राइट्स बताना, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। तो क्लॉज ए में क्या है, उनके राइट्स बताना। बी में है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, राइट्स पता चल गई हैं। अब राइट्स कैसे मिलेंगी, सर्विसेज दो आप हमें, ठीक है, सर्विसेज। फिर इसके बाद क्या है, ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। किसके किसकी सर्विसेज मिलेंगी, आपके पास राइट है, आप किसके पास जाओ, सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाओ। तो उनकी सर्विसेज हमने इसमें बी और सी में देख ली हैं। अब वो सर्विसेज आगे और क्या दे सकते हैं, फ्री लीगल सर्विसेज भी दे सकते हैं अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इसके बाद तो क्या वो बताएंगे कि आपके पास मैडम राइट है 498A में, यानी कि क्रूएलिटी के लिए आप फाइल कर दो, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो क्रूएलिटी कंप्राइज करता है। प्रोवाइडेड क्या है, नथिंग, कोई भी इस एक्ट में पुलिस ऑफिसर को रोकेगा नहीं अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उसका एक्शन लेने के लिए। समझ में आ गया हमें इतनी चीज़ें कि क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर है कि वो राइट्स और अवेयरनेस बताएं, अपनी सर्विसेज दें। ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। ऊपर हमने क्या कर लिया, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कर लिया, एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। फिर इसके बाद क्या आ गया हमारा, पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, वो सारे ऑफिसर्स आ गए जो हम करते हैं,
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स और ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। शेल्टर होम्स शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। क्यों अपॉइंट करेंगे, अरे प्रोटेक्शन वही तो देंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जितने नेसेसरी हैं उतने हो सकते हैं, ठीक है, जितने कंसिडर नेसेसरी करो उनको नोटिफिकेशन के द्वारा कर दो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वुमेन, एज फार एज पॉसिबल वुमेन जितनी क्वालिफाइड है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर बन सकती हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वैसे होंगे। हमने अपॉइंटमेंट पढ़ लिया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके नीचे होगा, मजिस्ट्रेट के अंडर ही होगा, मजिस्ट्रेट ऊपर है, तो वो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे मजिस्ट्रेट को ताकि वो अपने फंक्शंस इस एक्ट के अंदर डिस्चार्ज कर सके। रिपोर्ट करेंगे मजिस्ट्रेट को जैसा भी मैनर में प्रिस्क्राइब किया है अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट, की कंप्लेन आ गई है अब मजिस्ट्रेट को आप बता दो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म as may be prescribed to the magistrate if agreed person so desires claiming relief for issuance of a protection order। एप्लीकेशन कौन लिखेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर लिखेंगे कि जो एग्रीड पर्सन है उसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, लीगल एड मिलेगा उसको। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, मेंटेन अ लिस्ट, एक लिस्ट मेंटेन होगी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की। लिस्ट वो लोग खुद ही मेंटेन रखेंगे, सारे सर्विसेज प्रोवाइडर्स काउंसलिंग की, जैसे होटल्स में हम जाते हैं उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है कि आप यहाँ खा सकते हो, यहाँ घूम सकते हो, वैसी एक लिस्ट होगी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, क्योंकि ये क्या है, विंडो है हमारे आज़ाद होने के। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर कोई सर्वाइवर है तो उसके लिए एक विंडो है बाहर निकलने के लिए उस चीज़ से। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, टू मेक अवेलेबल अ सेफ शेल्टर होम मिलेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन मिलेगा, ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, यानी कि पैसा वगैरह भी मिलेगा अंडर सेक्शन 20। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और ड्यूटीज जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड है वो किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्लॉज 2 में आता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, कंट्रोल और सुपरविजन किसका होगा, उनका मजिस्ट्रेट का होगा। एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑफ हिम बाय द मजिस्ट्रेट एंड गवर्नमेंट बाय और अंडर दिस एक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मजिस्ट्रेट ही कंट्रोल करेंगे, मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगा सब कुछ, इसीलिए यहाँ पे ए और बी में क्या है, वो मजिस्ट्रेट को असिस्ट और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी नीचे ग्राउंड लेवल का काम की प्रोटेक्शन के लिए वो मजिस्ट्रेट को लिखेंगे, लीगल एड हो गया, लिस्ट बनाएंगे, शेल्टर होम, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब प्रोवाइड करेंगे, सब ग्राउंड वर्क हो गया। ग्राउंड पे कौन काम करेगा, हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स काम करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से होंगे, कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर, देखो या तो सोसाइटी एक्ट में कोई एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो या फिर कंपनीज एक्ट में कोई एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो, वो क्या हो जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्टर इटसेल्फ विद स्टेट गवर्नमेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम इस एक्ट में काम करेंगे। अब सर्विस प्रोवाइडर की पावर्स क्या क्या होती है, सेम पावर्स होती हैं, सेम ड्यूटीज़ होती हैं एज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। यानी कि ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, वो भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट रिपोर्ट का जो भी उनके एरिया में हुई है। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन, शेल्टर, गुड फेथ में अगर कोई गुड फेथ में काम करेंगे तो इन पे कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे, तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर चीज़ें हैं। बाकी दूसरी चीज़ है कि ये मजिस्ट्रेट के अंडर नहीं होंगे, है ना, सर्विस प्रोवाइडर्स। तो क्या करेंगे ये लोग, इंसिडेंट वगैरह रिपोर्ट बना करके फॉरवर्ड करेंगे कॉपी देयर ऑफ टू मजिस्ट्रेट एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। तो ये क्या हो गया, मजिस्ट्रेट, प्रोटेक्शन ऑफिसर, देन किसको क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइडर्स। एक तरह से ये हायरार्की हो गई। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 11, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। हमने मजिस्ट्रेट के नीचे किया था ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब उनकी ड्यूटीज क्या है, वाइड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के थ्रू, मीडिया और इन सब के थ्रू बताना कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कोई एक्ट है। पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन करना, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, और एंड जुडिशियल सर्विसेज आर गिवन पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन, यानी कि सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सेंसिटाइजेशन दे दो कि एटलीस्ट गवर्नमेंट वाले लोग तो सही हो जाएं। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, किसके किसके बीच में, बाय कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की, देखो जो गवर्नमेंट है वो जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उन लोगों को कोऑर्डिनेट करके ऊपर नीचे से फंड्स देना, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में ही आती है। फिर इसके बाद क्या है, प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू वुमेन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द कोड्स आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस।
कि वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के जो प्रोटोकॉल्स हैं वुमेन से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, उसको प्रिपेयर करो और पुट इन प्लेस। ये सारे काम कौन करेगा? गवर्नमेंट के ड्यूटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट इसके बाद है चैप्टर नंबर 4, जो कि बात करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, अब इसमें क्या आती हैं? प्रोसीडिंग्स आती हैं सेक्शन नंबर 12 से लेकर के 17 तक। देन इसके बाद 18 से लेकर के 22 तक आता है ऑर्डर्स, सर्टेन ऑर्डर्स जो है। देन इसके बाद इनके हैं 23 से लेकर के 29 तक आगे के प्रोसेस, यानी कि पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स, कॉपीज़ और ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स के बाद आती हैं। अब प्रोसीडिंग्स में आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट, सर्विस ऑफ नोटिस, काउंसलिंग, असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा एंड राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड। ये सारे हैं स्टार्टिंग के प्रोसीजर्स, यानी कि ऑर्डर निकलने से पहले। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर किस चीज़ के लिए है? टू सीक रिलीफ। सेक्शन नंबर 12 बात करता है एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। इसका पर्पस क्या है? टू सीक रिलीफ। मजिस्ट्रेट से आप क्या बोलोगे कि मुझे अपनी रिलीफ चाहिए, मुझे रिलीफ सीक करनी है। अब प्रोविजो क्या है? कॉम्पनसेशन। अगर देखो, मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, पुरानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को कंसिडरेशन में लेगा, ये वाली भी चीज़ है। नेक्स्ट इसके बाद है मे इंक्लूड, ही मे इंक्लूड रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन इधर वाले में है, क्लॉज 2 में है, वो चाहे तो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोविजो है वो ये बात करता है कि ऑर्डर आ गया है और डिक्री भी आ गई है, यानी कि डिक्री आ गई है किस चीज़ से रिलेटेड? इन फेवर ऑफ एग्रीड पर्सन। तो अमाउंट जो है जो वो सेट ऑफ हो जाएगा किस चीज़ से रिलेटेड? अगर आपको ऑर्डर कर दिया है कॉम्पनसेशन तो उसके बैलेंस अमाउंट में सेट ऑफ हो जाएगा ये जो अमाउंट है। नेक्स्ट इसके बाद है क्लॉज 3। क्लॉज 3 में कुछ ऐसा सच है नहीं। नेक्स्ट इसके बाद है क्लॉज 4, मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग। मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग फिक्स करेंगे। कितने दिनों में? 3 दिनों में, ठीक है। विच शैल नॉट ऑर्डिनरली बी बियॉन्ड 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। समझ गए? 3 दिन में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। और मजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन कितने दिनों में? 60 दिनों में, ठीक है, 60 दिनों में, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 20, इतने ही दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 60 दिनों में उसको क्या करना है? डिस्पोज ऑफ करना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 13। 12 में है कि हमें रिलीफ चाहिए, 13 में है सर्विस ऑफ नोटिस। अब रिलीफ के लिए, रिलीफ के पर्पस से नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस क्यों होगी? अब देखो इधर क्या आ गई? डेट आ गई फर्स्ट हेयरिंग की, फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, तो उसकी नोटिस जो होगी वो भी तो सर्व होगी। तो उसी से रिलेटेड है ये कि सेक्शन नंबर 12 में नोटिस जो सर्व करनी है वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days में, 2 दिन में सर्व कर दी जाएगी। 3 दिन में इधर एक्शन लेना है, 2 दिन में इधर एक्शन लेना है। और जो डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस है मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी द प्रूफ, वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सर्विस हो गई है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 14, काउंसलिंग। मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज में चाहे डायरेक्ट कर देंगे रिस्पोंडेंट या फिर एग्रीड पर्सन को सिंगली जॉइंटली टू अंडरगो काउंसलिंग विद एनी मेंबर ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। कौन काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा? सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। देखो सर्विस प्रोवाइडर वो मतलब कोई चीज़ प्रोवाइड करने के लिए है, तो काउंसलिंग जो है वो भी चीज़ क्या है? प्रोवाइड होनी है। तो वो क्या है? उसके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड। अब इसके बाद इसमें क्या है? वेयर द मजिस्ट्रेट हैज़ इशूड एनी डायरेक्शन। मजिस्ट्रेट ने अगर इशू कर दिया है कोई डायरेक्शन सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 क्या है कि काउंसलिंग से रिलेटेड, तो क्या कर देंगे? वो फिक्स कर देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग ऑफ द केस विद इन पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 months। नॉट एक्सीडिंग 2 months का पीरियड कर देंगे फिक्स। नेक्स्ट इसके बाद है असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। अब हमने काउंसलिंग करवा ली है, अब वेलफेयर एक्सपर्ट की असिस्टेंस चाहिए, तो ये कौन दिलवाएगा? मजिस्ट्रेट में सिक्योर द सर्विस ऑफ सच पर्सन, प्रेफरेबली अ वुमेन, क्योंकि वुमेन एग्रीड पर्सन है तो वेलफेयर एक्सपर्ट भी वुमेन होनी चाहिए, है ना। एंड इंक्लूडिंग अ पर्सन एंगेज इन प्रमोटिंग फैमिली वेलफेयर एज ए थिंग्स फिट फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग हिम इन डिस्चार्जिंग हिज फंक्शंस। अब देखो उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए एक वेलफेयर एक्सपर्ट चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा। ये जो प्रोसीडिंग्स है हेल्ड इन कैमरा अगर इफ़ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो वारंट एंड इफ ईदर पार्टी सो डिजायर्स। इनके में कोई भी एक पार्टी जो है अगर डिज़ायर करती है तो वो क्या होगा? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17, राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अब राइट है किस चीज़ की? टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना है, उससे रिलेटेड राइट है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, ठीक है। एवरी वुमेन जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है उसके पास ये राइट है कि नॉट बी एविक्टेड एंड टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। उसके बाद है सेक्शन नंबर 18, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। देखो अब आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं हमारे ऑर्डर्स। तो इसमें कौन से ऑर्डर हैं? पी फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, ठीक है। अब ये जो है ना PR, ये मैं आपको करवाऊंगी PR
PRMC और इसके बाद लास्ट वाला भी C है, PRMC प्रॉमिस, ऐसे याद रख लेना PRMC, ठीक है, कि आप हमको ऑर्डर्स दोगे, प्रोटेक्शन ऑर्डर दोगे। प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए है? देखो, एक तो प्रोटेक्शन मिलेगी फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एडिंग और एबेटिंग, एंटरिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोटेक्शन इन सबसे मिलेगी। रेसिडेंस ऑर्डर्स कि रेसिडेंट रिस्पोंडेंट के घर में, और फिर रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ कि रिस्पोंडेंट को ही हटा दो वहाँ से, कोई उनको रिस्ट्रेन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, रेसिडेंस ऑर्डर्स हो गए। और इसके बाद क्या है, मजिस्ट्रेट में इम्पोज एनी एडिशनल कंडीशंस, कोई भी एडिशनल कंडीशंस कर देंगे, और द मजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़, कोई भी बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़। नेक्स्ट इसके बाद है द कोर्ट में ऑल्सो पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू गिव प्रोटेक्शन टू द एग्रीव्ड पर्सन, प्रोटेक्शन किसको, एग्रीव्ड पर्सन को। नेक्स्ट इसके बाद है वाइल मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट में इम्पोज रेंट अदर पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें इम्पोज कर सकते हैं। ये सारी किस में आ गई, रेसिडेंस वाली चीज़ में ही आ गई है ना, रेसिडेंस ऑर्डर में। तो PR हो गया है। अब आते हैं हम M में, मॉनेटरी रिलीफ्स। मॉनेटरी रिलीफ्स में किस चीज़ के लिए मॉनेटरी रिलीफ्स होनी चाहिए, टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड and suffered by the aggrieved person, the loss of earnings, medical expenses, loss caused due to destruction, damage, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मॉनेटरी वाली चीज़ हो गई। अब मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडिक्वेट, फेयर एंड रीजनेबल। मॉनेटरी कितना होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच द एग्रीव्ड पर्सन इज अकस्टम। समझ में आ गया ये कि मॉनेटरी रिलीफ जो है वो इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आ गया लमसम पेमेंट भी हो सकती है, मंथली पेमेंट भी हो सकती है। और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, इन सबसे रिलेटेड ऑर्डर सेंड कर देंगे, एंड द पर्सन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर उतना पे कर देगा। नेक्स्ट इसके बाद है कस्टडी रिलीफ्स। कस्टडी रिलीफ्स, अब कस्टडी रिलीफ में क्या क्या आ गया, ग्रांट टेम्परेरी कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, चिल्ड्रन, एग्रीड पर्सन। अब ये क्या है, रिस्पोंडेंट के लिए है कि कस्टडी, अगर देखो कस्टडी जिसको चाहिए वो अप्लाई कर सकता है, तो कस्टडी ऑर्डर्स भी इस बीच आ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स। कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स किस चीज़ के लिए, अरे कोई भी लॉस हुआ है, रिस्पोंडेंट टू पे कॉम्पनसेशन, डैमेजेस, ये सारी चीज़ें उन्हें पे करनी है, कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद है पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स। इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर्स ग्रांट किए जा सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। अब इसके बाद आगे के प्रोसीजर्स आ गए, नीचे वाले आगे के प्रोसीजर्स हैं कि कॉपी ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स जो है, एग्रीड पर्सन शैल बी इन्फोर्स टिल द एग्रीड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज। देखो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो कब तक होंगे इन्फोर्स, जब तक डिस्चार्ज के लिए अप्लाई नहीं कर देता। नेक्स्ट इसके बाद है चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। अगर कोई भी चेंज आता है सर्कमस्टांसेस में, ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, ये भी, तो रीजंस रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे और उसको कर लिया जाएगा, ठीक है, ऑल्ट्रेशन वगैरह। नेक्स्ट इसके बाद है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, इसमें क्या है, सेक्शंस 18, 19, 20, 21 एंड 22 सॉर्ट कर लिया जाएगा इन एनी लीगल प्रोसीडिंग बिफोर अ सिविल कोर्ट, ये वाले रिलीफ्स हो जाएंगे। देन एडिशन टू एंड अलॉन्ग विद एनी अदर रिलीफ, एंड इसके बाद क्या है, इन केस एनी रिलीफ हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय एग्रीड पर्सन इन एनी प्रोसीडिंग्स अदर देन अ प्रोसीडिंग्स। एग्रीड पर्सन ने कहीं और से कोई रिलीफ ले ली है तो दे आर बाउंड टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट कि हमें यहाँ से भी मिल रहा है रिलीफ, हमें वहाँ से भी मिल रहा है रिलीफ, ठीक है। अब आ गया जुरिस्डिक्शन के बाद लोकल लिमिट्स होगा। किसका लोकल लिमिट्स होगा, फर्स्ट क्लास या फिर MM। ये देखो लिखा है फर्स्ट क्लास या फिर MM, इनका लोकल जुरिस्डिक्शन होगा। द पर्सन एग्रीव्ड, ठीक है, परमानेंटली और टेम्परेली रिसाइड्स और कैरीज आउट बिजनेस। जो एग्रीव्ड है वो या फिर जो रिस्पोंडेंट है वो, ये दोनों क्या करते हैं, अपना बिजनेस कैरी आउट करते हैं। या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे हुआ है, तो ये क्या है, ARC, कॉज ऑफ एक्शन, एग्रीव्ड, रिस्पोंडेंट और कॉज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इसके बाद प्रोसीजर है, वो हम नहीं देख रहे हैं अभी, और अपील देख लेते हैं। अपील किसके पास जाएगी, फर्स्ट क्लास और MM तो कर रहा है ऑर्डर, तो अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन के पास। किसके पास जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन। कितने दिन में जाएगी, 30 डेज में जाएगी। चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस, इसमें आते हैं सेक्शन नंबर 30 से लेकर के 37 तक। देखो हम इसको करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन नंबर 21 ऑफ IPC में हमने पब्लिक सर्वेंट्स पढ़ा है, ये इनको पब्लिक सर्वेंट ही बोला जाएगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 31 जो कि बात करता है पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट है, उसने क्या कर दिया, प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच कर दिया, तो पेनाल्टी, कितनी पेनाल्टी होगी, वही लिखा हुआ है कि 1 साल से 20,000 तक के लिए 1 साल की होगी और 20,000 उसे रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद है वाइल फ्रेमिंग चार्जेस, मजिस्ट्रेट में ऑल्सो फ्रेम चार्जेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC, यानी कि क्रूएल्टी के अंडर भी आप उसे डाल सकते हो।
अब इसके बाद है कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। तो कॉग्निजेंस क्या होगा, कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। नेक्स्ट इसके बाद है पेनाल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब देखो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो ड्यूटी नहीं डिस्चार्ज कर रहा है, ये क्या है, रिस्पोंडेंट है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है, तो इनकी भी सज़ा कितनी होगी, 1 साल 20,000 रुपये। ठीक है, 1 साल 20,000 रुपये, या दोनों हो सकती हैं। इसके बाद है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 34। तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस अ कंप्लेंट एंड फाइल विद इन द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय इट इन दिस बिहाफ। देखो कोई भी प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई, नो प्रोसिक्यूशन नो लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस द कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि किसकी हमें सैंक्शन चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की हमें सैंक्शन चाहिए, क्योंकि देखो किसके अगेंस्ट आप ले रहे हो, आप ले रहे हो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो, तो क्या चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 35 आता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। गुड फेथ में अगर कोई एक्शन लिया गया है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेक्शन नंबर 36 बात करता है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ये जो एक्ट है ये किसी और लॉ के डेरोगेशन में नहीं है। एंड 37 जो है लास्टली बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से रूल्स निकालेगी, कौन कौन से हैं, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड, फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड कि उनके टर्म सर्विस कंडीशन, इससे रिलेटेड, फॉर्म एंड मैनर से रिलेटेड कि किस मैनर किस फॉर्म में होगा, इन सब से रिलेटेड कि फॉर्म्स मैनर्स हर चीज़ से रिलेटेड, फॉर्म्स एंड मैनर्स से रिलेटेड ये क्या करेंगे। देखो ये सारे सेक्शंस में जो जो जहाँ जहाँ कोई ऐसा पर्टिकुलर काम करना है उससे रिलेटेड कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। बस इतना याद रखना कि रूल्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई होप आपको ये पोर्शन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर कोई इशू है तो प्लीज़ डू कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू।